प्रकाश है उसके तरंग गुण की व्याख्या की थी। तरंग गुण की व्याख्या के लिए भाई हमने देखा था जो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग था वो प्रकाश के तरंग सिद्धांत की व्याख्या करता है, ठीक है। उसके बाद हमें जो है पढ़ा था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो हमें प्रकाश के कणीय गुण के रूप में कण प्रकृति के बारे में बताता है कि प्रकाश के पास कण की प्रकृति भी होती है। तो हमें कुल मिला के अब आगे जो है पढ़ना है भाई किसके बारे में, उन दो टॉपिक्स के बारे में, ऐसे दो टॉपिक्स के बारे में जो हमें ये बताएंगे कि प्रकाश के पास कण की प्रकृति भी होती है। अभी तक तो हम ये जानते थे भाई प्रकाश के पास तरंग प्रकृति है, उसके लिए जो आपके मैक्सवेल थे उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिया था। और अब हमें जो है भाई जो तरंग है प्रकाश है उसके कण प्रकृति के लिए भी दो टॉपिक्स को पढ़ना होगा, जिनमें सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की हम लोग बातें करते हैं। वह हमारा जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले हर्ट्ज ने बताया था, हेनरिक हर्ट्ज उनका नाम था, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक सेटअप कुछ तैयार किया था, कुछ इस प्रकार का सेटअप था। एक सामान्य सा अगर हम आपको सेटअप दिखाएं, यहाँ पे धातु की दो प्लेटें लगी थी, इनको क्या किया था भाई, बैटरी की सहायता से यहाँ पे इन्होंने इसको जोड़ दिया था। और यहाँ पे एक लाइट सोर्स ले ली थी, मान लो आपने क्या कर लिया है भाई, एक आपने टॉर्च यहाँ पे लगा ली है, एक टॉर्च यहाँ पे लगा ली है, जिससे क्या होता है भाई, ये प्रकाश सोर्स है जिससे प्रकाश की किरणें इस धातु की प्लेट पर क्या की जाती हैं, डाली जाती हैं। तो इन्होंने क्या किया भाई, जब इन्होंने क्या किया कि धातु की प्लेट पर प्रकाश की किरण को डाला, तो जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश की किरण डाली जाती है, प्रकाश की किरण विकिरित कराई जाती है या गिराई जाती है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। क्या बाहर निकलते हैं बेटा, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इस प्रभाव को ही हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश की किरण गिराई जाती है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो सबसे सिंपल सी बात, पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव के डिफिनेशन जान लेते हैं, फिर ऐसा कब होता है, किस कंडीशन में होगा, उसकी बातें भी करेंगे। तो जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति, भाई जो हमारी प्रकाश की किरण हो, ठीक है, जो प्रकाश तरंग है या प्रकाश विकिरण है वो एक निश्चित आवृत्ति की होगी या उससे अधिक आवृत्ति की होगी, तभी यहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना संभव है। ऐसा नहीं है कि किसी भी आवृत्ति की प्रकाश को आप क्या करो, धातु की सतह पे गिरा दोगे तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी धातु की किसी भी आवृत्ति की प्रकाश को आप गिराओगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरण धातु पर पड़ने पर ही उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। तो हम क्या कहेंगे, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरण टकराती है तो धातु की सतह से क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। क्या होते हैं, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। सिंपल था भाई। फिर से हम बात करें तो जब किसी भी धातु की सतह पर, और यहाँ पे भाई एक एमीटर कनेक्ट किया गया था। क्या कनेक्ट किया गया था, एमीटर। एमीटर क्या करेगा भाई, हमें धारा के बारे में बताएगा, धारा की माप के बारे में बताएगा, धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। तो भाई जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश किरण गिराई जाती है, एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरण गिराई जाती है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। यह प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे भाई, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं।
उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। और धातु की सतह से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं भाई? बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सिंपल सा इसके बारे में भी, धातु की सतह से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, धातु की सतह से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं भाई? प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये तो रही डिफिनीशन की बात कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। अब हम इसके रीजन की बात करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्यों होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का कारण क्या है भाई? धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर निकलते हैं? ठीक है, आइए उसकी बातें करते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके वीडियो को यहीं पे, फिर हम लोग आगे की बातें करते हैं। चलिए, तो देखिए, जैसा कि आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ ही चुके हो प्लांक का सिद्धांत। प्लांक ने क्या कहा था कि भाई किसी भी वस्तु द्वारा जो ऊर्जा का अवशोषण होता है वो पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं। तो मान लो ये आपकी धातु की सतह है, इस पर हमने एक प्रकाश किरण गिराई, और प्रकाश किरण कैसी होनी चाहिए भाई? एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरण होनी चाहिए। ठीक है, तो उस आवृत्ति को क्या बोलते हैं उसकी अभी हम बात करेंगे। तो जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरण गिराई जाती है तो धातु की सतह क्या करती है भाई? ये प्रकाश किस रूप में आ रही है? ये छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आ रही है। ये प्रकाश किस रूप में आ रही है भाई? छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आ रही है। और इस ऊर्जा के पैकेट को क्या बोलते हैं भाई? एक ऊर्जा का जो पैकेट होता है, एक ऊर्जा का पैकेट क्या कहलाता है? फोटोन। तो जैसे ही एक भाई प्रकाश किरण धातु की सतह से टकराती है, धातु की सतह क्या करती है भाई? उस फोटोन को, प्रकाश के फोटोन को, मतलब ऊर्जा के पैकेटों को अवशोषित कर लेती है या अधिशोषित कर लेती है। धातु की सतह इन फोटोनों को क्या करती है? अधिशोषित कर लेती है। और जैसे ही भाई फोटोन को अधिशोषित, फोटोन मतलब क्या? ऊर्जा। फोटोन को अधिशोषित की भाई, ये जो धातु के अंदर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि आपको पहले ही पता है। तो धातु की सतह में या धातु की सतह पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊर्जा को, बाह्य स्रोत से ऊर्जा को पाएंगे, उनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। उनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी और उत्तेजित होकर धातु की सतह छोड़कर क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्या कारण है कि जब हम एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश को धातु की सतह पर गिराएंगे तो धातु की सतह फोटोनों को अवशोषित करेगी, उसकी सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि होगी और उत्तेजित होकर सतह से बाहर निकल जाएंगे। ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और यह प्रभाव ही फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। क्यों होता है समझ गए? धातु की सतह पर प्रकाश किरण गिरी, प्रकाश क्या? ऊर्जा है। धातु की सतह ने ऊर्जा को ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण किए तो उनकी ऊर्जा बढ़ गई, ऊर्जा बढ़ गई तो उत्तेजित होकर बाहर निकल गए। ठीक है, यही प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव है। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन तभी निकलते हैं जब एक निश्चित आवृत्ति की किरण या उससे ज्यादा आवृत्ति की किरण उससे टकराती है। तो उस आवृत्ति की किरण, उस आवृत्ति को क्या बोलते हैं भाई? उस आवृत्ति को बोलते हैं देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो धातु की सतह से जब एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति की क्या करती है? किरण टकराती है, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो वह आवृत्ति क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति? वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालती है, उस आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। और जिस देहली आवृत्ति वाली जो किरण होती है भाई, या हम ये कहें कि वो किरण जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है, उसकी तरंगदैर्घ्य क्या कहलाएगी भाई? उसकी तरंगदैर्घ्य कहलाएगी देहली तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो देहली आवृत्ति वाली प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या कहलाती है? देहली तरंगदैर्घ्य। जो कैसे निकलती है भाई? न्यू नॉट बराबर होता है सी अपॉन लेमडा। न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा। तो देहली आवृत्ति को न्यू नॉट से लिखते हैं, तो देहली तरंगदैर्घ्य लेमडा नॉट हो जाएगी। ठीक है, तो देहली आवृत्ति वाली प्रकाश किरण की जो तरंगदैर्घ्य होती है उसको हम क्या बोलते हैं? देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तो देहली आवृत्ति से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। भाई देहली आवृत्ति को इंग्लिश में बोले अपन लोग तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ।
ठीक, इतनी चीज तो समझ गए, कारण क्या होता है, ठीक है, कारण क्या होता है ये समझ गए हो, तो इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे की बातें करते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं, अब इसके कुछ परिणाम की बात करते हैं, कुछ रिजल्ट की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको हम एक और टर्म के बारे में बताते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत कार्य फलन। प्रकाश विद्युत कार्य फलन, प्रकाश विद्युत कार्य फलन क्या होता है, आइए इसकी बात करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, प्रकाश विद्युत कार्य फलन फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन क्या होता है, तो भाई वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसी को हम उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। उस धातु का क्या कहते हैं, कार्यफलन। वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम उस धातु का कार्यफलन वर्क फंक्शन कहते हैं। मान लो हमने कहा कि किसी भी धातु का, मान लो एक धातु X है जिसका वर्क फंक्शन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब कि उस धातु की सतह पर जब इतनी ऊर्जा की प्रकाश पड़ेगी, इतनी ऊर्जा की विकिरण जाएगी, तभी उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे धातु की सतह, जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए आवश्यक होती है, उसको उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। बोलो, इतनी चीजें सभी को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो कार्यफलन को हम लोग W से लिखेंगे, हम किससे लिखेंगे भाई, W से लिखेंगे, ठीक है। ये W बराबर क्या होता है, W बराबर W जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यू नॉट के, और यहां से हो जाएगा भाई H न्यू नॉट। ये हमारा वर्क फंक्शन होता है, W इक्वल टू H न्यू नॉट। किसी भी धातु का कार्यफलन W क्या होता है, H न्यू नॉट के बराबर होता है, या इसी को हम लोग E नॉट से भी शो करते हैं, इसी को हम लोग E नॉट से भी दर्शाते हैं, E नॉट इक्वल टू W इक्वल टू H न्यू नॉट। तो किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। अलग अलग धातुओं के कार्यफलन का मान अलग अलग हो सकता है भाई, कोई धातु कम विकिरण की ऊर्जा पर ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकती है, किसी को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो अलग अलग धातुओं के लिए इसका मान अलग अलग हो सकता है। लेकिन किसी पर्टिकुलर धातु के लिए, किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए इसका मान निश्चित होता है। ये चीजें सभी को क्लियर है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में कुछ ऑब्जर्वेशंस की हम बात करते हैं, कुछ प्रेक्षण की बात करते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या क्या प्रेक्षण हमें देखने को मिलेंगे। ऑब्जर्वेशंस की बात करें या परिणाम की बात करें, ठीक है, जहां से हमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहला तो हमने आपको बताया कि धातु सभी आवृत्ति की प्रकाश किरणों से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालती है, फिर बल्कि कुछ निश्चित आवृत्ति, या हम एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक, बल्कि एक निश्चित आवृत्ति जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, देहली आवृत्ति, या उससे अधिक आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति की तरंग द्वारा ही प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या करती भाई, दर्शाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि धातु की सतह पर किसी भी प्रकाश किरण को डाल दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। जैसे भाई हमारे पास जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश में क्या होता है, विबग्योर कुछ इस तरीके से होते हैं, रेड कलर की लैम्डा मैक्स होती है और इसकी जो आवृत्ति होती है वो न्यूनतम होती है। तो जब हम किसी धातु की सतह पर लाल कलर की प्रकाश को डालेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना संभव नहीं हो। मान लो हमने सबसे पहले लाल रंग को डाला, तो लाल रंग की जो आवृत्ति है वो बहुत ही कम है भाई। विबग्योर में ये श्वेत प्रकाश होता है, जो हमारा सफेद कलर है उसमें 7 रंग होते हैं, 7 रंगों का स्पेक्ट्रम बनता है।
जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों की श्रेणियों में विभक्त हो जाता है, जिसको हम विबग्योर कहते हैं। विबग्योर में सबसे कम आवृत्ति लाल रंग की होती है, सबसे ज्यादा आवृत्ति बैंगनी रंग की होती है। तो जब हम किसी धातु की सतह पर, सपोज करो, जब हम किसी धातु की सतह पर क्या करते हैं, लाल रंग की तरंग को गिराएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। जब हमने ऑरेंज गिराया तो मान लो यहां से भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। लेकिन जब हमने येलो रंग की यहाँ पे जो लाइट थी उसको गिराया तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर हुए, कुछ गतिज ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर हुए। लेकिन जैसे ही हमने क्या कर दी भाई, आवृत्ति को और बढ़ाया, ग्रीन कलर की ली, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला भाई, उसकी जो गतिज ऊर्जा थी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा वो अधिक थी भाई। येलो वाले की तुलना में जो ग्रीन वाले से इलेक्ट्रॉन निकल रहा वो ज्यादा गतिज ऊर्जा के साथ निकल रहा। अब अगर हम इसमें नीले रंग की प्रकाश गिराएंगे तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन और अधिक गतिज ऊर्जा के साथ निकलेगा। इसका रीजन क्या है अभी हम आपको बताते हैं। और इसी तरह अगर हम इंडिगो से करेंगे तो इंडिगो से इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा और अधिक होगी भाई, उससे निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इन तीनों रंगों की तरंगों से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी। इसका क्या कारण होता है अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर भी। पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि भाई सभी तरंगों से इलेक्ट्रॉन निकलना संभव नहीं है। निश्चित आवृत्ति, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, उसके बराबर या उससे अधिक होगी तभी हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। दूसरा भाई किरण के सतह से टकराने तथा इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता है भाई, दोनों के मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता है। जैसे ही धातु की सतह से क्या करती है भाई, हमारी किरण टकराती है, वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ धातु की सतह बैठी है, आओ भैया इलेक्ट्रॉन आ गए, प्रकाश आ गए, रुको थोड़ी देर, हमारी सतह से तुम टकराते रहो, थोड़ी देर बाद हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो ऐसा नहीं है भाई, जैसे ही प्रकाश किरण टकराएगी वैसे इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर हो जाएंगे। तो कोई समय अंतराल नहीं होता है, इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इंस्टेंट रूप से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई, बाहर निकलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें सभी को क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद। अब जो हमारे पास बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो गतिज ऊर्जा होती है, बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो गतिज ऊर्जा होती है वो निर्भर होती है आवृत्ति पर। किस पे निर्भर होती है भाई, आवृत्ति पर निर्भर होती है। चलिए इसको नोट करिए, फिर अगले पेज पर चलते हैं तो उसके बारे में बातें करते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया था ये वाला पॉइंट कि हमने रेड गिराया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, फिर ऑरेंज गिराया कोई फर्क नहीं पड़ा, येलो गिराने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, फिर ग्रीन गिराने पर इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकला लेकिन उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो येलो वाले की तुलना में ज्यादा थी। फिर हमने क्या किया भाई, ब्लू गिराया तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन तो निकला लेकिन इसकी गतिज ऊर्जा ग्रीन वाले की तुलना में ज्यादा थी। तो जब हम भाई आवृत्ति को बढ़ाते जा रहे थे, जब हम तरंग की आवृत्ति को बढ़ाते जा रहे थे, गिरने वाली तरंग की आवृत्ति को बढ़ाते जा रहे थे, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में भी क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। तो सिंपल से हम क्या कहेंगे कि निकलने वाले सतह से बाहर निकलने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर होती है भाई, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर होती है। प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर होती है, ना कि तीव्रता पर, ना कि, अच्छा आप लोग आवृत्ति और तीव्रता में अंतर नहीं जानते होंगे। बहुत सारे बच्चे अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो एक छोटी सी बात समझ लो। आवृत्ति और तीव्रता अगर हम जनरल एग्जांपल समझाएं तो मान लो आपके पास एक टॉर्च है,
टॉर्च में क्या हो सकता है, उस टॉर्च में दो चीजें हैं भाई, अलग अलग कलर के बल्ब लगे हुए हैं, अलग अलग कलर के क्या लगे हैं, बल्ब लगे हैं, ठीक है। तो और सभी बल्बों के रंग क्या है, अलग अलग है। अभी आपने बल्ब जलाया और टॉर्च जलाई रेड कलर का, फिर आपने कहा दोस्त तुमको जादू दिखाऊं, देखो भाई लाल जल रही, लाल जल रही, पीछे वाली बटन दबा दिया नीले रंग की जल गई, बटन दूसरी दबा दिया पीले रंग की जल गई, अगली बटन दबा दिया हरे रंग की जल गई। तो रंग परिवर्तित करना, रंग परिवर्तित करना मतलब आवृत्ति बदल रही, अलग अलग प्रकाश की अलग अलग रंग के प्रकाश या अलग अलग की जो तरंग होगी, अगर आप बार बार रंग बदलते जाओगे तो हम बोलेंगे आवृत्ति बदल रही है, ठीक है। रंग बदलने से आप समझ सकते हो आवृत्ति बदल रही है। लेकिन उसी टॉर्च में एक और ऑप्शन था कि आप जो प्रकाश है उसको धीमा और तेज भी कर सकते हो। भाई प्रकाश आपके पास ऑप्शन है कि 1 मीटर तक आपको भेजना है, आपको 10 मीटर तक भेजना है, तो 1 मीटर तक भेजने के लिए प्रकाश धीमे प्रकाश में ही काम चल जाएगा, 5 तक दिख जाएगा। 10 मीटर तक देखना है, प्रकाश को क्या करना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा, मतलब उसकी चमक बढ़ानी पड़ेगी, ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आप अपने मोबाइल के देख लो भाई, मोबाइल में क्या करते हो, मोबाइल में मान लो अभी रात के समय है तो अंधेरे में भाई दिखाई आराम से देता है, तो आप कम ब्राइटनेस पे भी आसानी से देख सकते हो। लेकिन दिन में सूर्य का प्रकाश हो तो भाई आपके फोन की ब्राइटनेस क्या करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है। फोन की ब्राइटनेस आप बढ़ाते हो घटाते हो। तो जैसे ये देखो लो ब्राइटनेस पे, अभी हमारा फोन लो ब्राइटनेस पे है, लो ब्राइटनेस पे है, ठीक है, ये इसकी तीव्रता कम है। अब हमने धीरे धीरे इसकी ब्राइटनेस क्या की भाई, बढ़ाना, कहां गया भाई, रुक जाओ, आ जाओ, हाँ, इसकी ब्राइटनेस जो है बढ़ाना स्टार्ट किया, कुछ दिख रहा है आपको, भाई इसकी ब्राइटनेस जो है ये हमने बढ़ा दी, देखो बढ़ा दी, बढ़ गया, घटा दी, ये घट गया, बढ़ा दी, बढ़ गया, घटा दी, घट दी। तो जब चमक बढ़ाओगे तो ये तीव्रता बढ़ गई, चमक घटाओगे तो तीव्रता क्या हो चुकी, घट चुकी है। तो तीव्रता का मतलब है ब्राइटनेस इंक्रीज करना, ठीक है, अधिक तीव्रता, ये चीज होती है। तो भाई जो आपका बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, भाई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसमें कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी, कुछ ना कुछ गति के साथ निकलेगा। तो जब उसमें कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी तो वो गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है, गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा आवृत्ति की आप प्रकाश को आपतित करोगे उतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की। तो हम सिंपल सा कहेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है, यहां कहते हैं निकलने वाले, है ना, निकलने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो समानुपाती होगी आपतित किरण की आवृत्ति पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। भाई आपतित प्रकाश की आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उतनी तेज गति से निकलेगा। क्यों निकलेगा तेज गति से, अभी आपको पता चलेगा, आगे थोड़ा सा सब्र बांधिए, आइंस्टीन का समीकरण देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगली बात जो है, निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो किस पर निर्भर करेगी। भाई क्या आवृत्ति बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, नहीं। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि भाई येलो रंग की तरंग दैर्घ्य गिराई तब भी एक ही इलेक्ट्रॉन निकला, ग्रीन गिराई तब भी एक इलेक्ट्रॉन निकला, बस फर्क ये था गतिज ऊर्जा अधिक हो गई। ब्लू गिराई तब भी इलेक्ट्रॉन एक ही निकला, बस ये था कि गतिज ऊर्जा और अधिक हो गई। ब्लू के बाद अगर आप इंडिगो गिराओगे तब भी एक ही इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो और अधिक बढ़ गई। और जब हमने वायलेट बैगनी रंग गिराया तो भी इलेक्ट्रॉन एक ही निकल रहा है, बस फर्क क्या हो, उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई। तो आवृत्ति हमने चेंज करके देखी, एक्सपेरिमेंट किया, आवृत्ति बदल बदल कर देखी, तो आवृत्ति को बदलने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम क्या करें, तीव्रता को स्थिर रखें, मतलब प्रकाश की तीव्रता को ना बढ़ाएं, सभी प्रकाश एक समान ब्राइटनेस से भेजी जाए, एक समान तीव्रता हो सभी प्रकाश की, तो वहां पे उसकी आवृत्ति से इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिंपल सा क्या कहेंगे भाई, तीव्रता को स्थिर रखने पर, तीव्रता को स्थिर रखकर, ध्यान दीजिएगा, तीव्रता को स्थिर रखकर आवृत्ति बढ़ाने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब भाई इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ धारा उत्पन्न करेंगे,
भाई मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण चालकता उत्पन्न होती है, धारा का प्रवाह होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना कुछ धारा उत्पन्न होगी, और उस धारा को हम बोलते हैं प्रकाश धारा। क्या बोलते हैं? प्रकाश धारा। ठीक है, जो धारा उत्पन्न होती है उस धारा को क्या बोलते हैं? प्रकाश धारा। जैसे ये हमारा जो सेटअप है, कहाँ पे है भाई? ये हमारा जो सेटअप है, ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं, भाई इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकले कैसे पता चलेगा? ये जो एमीटर है ये हमें सिग्नल देगा कि धारा उत्पन्न हुई, इस परिपथ में धारा उत्पन्न हो चुकी है। ये एमीटर हमें ये सिग्नल देगा कि परिपथ में धारा उत्पन्न हो चुकी है। धारा उत्पन्न कब होगी? जब मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये हमें सजेस्ट कौन करेगा? ये कौन बताएगा? ये एमीटर बताएगा। धारा प्रवाहित होने लगी मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रही। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो कुछ ना कुछ धारा उत्पन्न होगी, उस धारा को हम बोलेंगे प्रकाश धारा। क्या बोलेंगे? प्रकाश धारा, फोटो करंट बोलेंगे, फोटो करंट बोलेंगे। तो यहां पे हमने क्या कहा कि तीव्रता को अगर हम कांस्टेंट रखें, तीव्रता को परिवर्तित ना करें और आवृत्ति बढ़ाते जाएं, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पे कोई परिवर्तन नहीं होता। और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा तो भाई एक ही इलेक्ट्रॉन धारा लेकर जाएगा ना, तो धारा पर भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, परिवर्तन नहीं होता। अतः प्रकाश धारा पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रकाश धारा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाई एक इलेक्ट्रॉन है तो उतनी ही करंट उत्पन्न करेगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम ही तो रहेगा। ठीक है, तो क्या वो ज्यादा उत्पन्न कर देगा क्या? भाई आवृत्ति बढ़ाने से क्या ज्यादा आवेश आ जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है तो उतना ही आवेश रहेगा। तो धारा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रकाश धारा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो ये दो पॉइंट आपके हैं, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगला देखिएगा, अभी हमने आवृत्ति को बढ़ाया, आवृत्ति को बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन उतने ही निकल रहे हैं, बस फर्क क्या हो रहा है? गतिज ऊर्जा बढ़ जा रही है। अब हम तीव्रता को बढ़ाते हैं। चलिए, तो आवृत्ति को, प्रकाश की आवृत्ति को स्थिर रखते हुए, प्रकाश की आवृत्ति को स्थिर रखते हुए तीव्रता बढ़ाने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? आइए उसका कारण समझिए। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। कारण समझो भाई। धातु की सतह है, इसमें आप प्रकाश डाल दिए। भाई ये प्रकाश जो है वो देहली आवृत्ति के बराबर ऊर्जा वाला प्रकाश है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया? प्रकाश को डाला तो ये प्रकाश, भाई इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहे हैं? भाई फोटोन को अवशोषित किए, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ी, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब तीव्रता बढ़ाने का मतलब क्या है? तीव्रता बढ़ाने का मतलब है ज्यादा प्रकाश, भाई और तेजी से प्रकाश पड़ेगा, और तेजी से, और ज्यादा प्रकाश का मतलब ज्यादा फोटोन जा रहे हैं ना। प्रकाश धीमा है मतलब कम फोटोन बाहर निकल रहे हैं, कम फोटोन आ रहे हैं, और प्रकाश बहुत तेजी से है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ चुकी है, उसकी चमक बढ़ चुकी है, मतलब फोटोनों की संख्या भी तो बढ़ चुकी है। तो तीव्रता बढ़ाने का मतलब फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी। तीव्रता बढ़ाने का मतलब फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो पहले तीव्रता कम थी तो कम फोटोन धातु की सतह से टकरा रहे थे, कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे। तीव्रता बढ़ाने पर ज्यादा फोटोन धातु की सतह से टकराएंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। बात समझ में आ रही है? तीव्रता बढ़ाओगे फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी, फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी तो अवशोषित ऊर्जा बढ़ जाएगी, अवशोषित ऊर्जा बढ़ जाएगी तो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि हो जाएगी। तो अगर हम तीव्रता को बढ़ाते हैं तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। तो हम क्या कहेंगे भाई? निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है? निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर निर्भर होगी? वो समानुपाती होगी किसके? प्रकाश की तीव्रता के, प्रकाश की तीव्रता के।
ठीक, ये चीज बात समझ में आ रही। अच्छा, अब आप कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर एक बात तो हमारे मन में कंफ्यूज है, वैसे तुम लोग के दिमाग में बात आई नहीं होगी क्योंकि तुम लोग इतनी बुद्धि नहीं लगाते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे दिमाग में ये बात डालेंगे। कौन सी बात, समझो। तुम ये भी तो कह सकते हो सर कम आवृत्ति वाले, कम आवृत्ति, भाई सर आपने कहा कि कम आवृत्ति की प्रकाश को अगर गिराएंगे, कम आवृत्ति जैसे लाल रंग की प्रकाश को आप गिराएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन आपने कहा अगर हम तीव्रता को बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है निकलने वाली। तो क्या अगर हम लाल रंग की तीव्रता को बढ़ा दें, लाल रंग की तीव्रता को बढ़ा दें तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते? ये क्वेश्चन बन सकता है ना कि अगर कम आवृत्ति वाली प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दें तो क्या उस प्रकाश से इलेक्ट्रॉन का निकलना संभव है? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा जो प्लांक हमको नियम बताए थे, प्लांक ने सिद्धांत दिया था, उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी वस्तु प्रकाश या फोटोन का जो अवशोषण है वो क्या करेगी भाई, पूर्ण गुणज के रूप में। तो मान लो हमने इसकी तीव्रता बढ़ा दी, पहले 10 फोटोन आ रहे थे, अब मान लो 20 फोटोन आएंगे, तीव्रता बढ़ाने का मतलब 20 फोटोन आएंगे, पहले 10 फोटोन आ रहे थे अब 20 फोटोन। लेकिन भाई एक कॉन्सेप्ट है, धातु की सतह एक बार में एक ही फोटोन का अवशोषण करेगी, एक फोटोन अवशोषित करेगी निकलेगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा फोटोन अवशोषित करेगी दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा अवशोषित करेगी तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा अवशोषित करेगी चौथा इलेक्ट्रॉन। एक समय में एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को अवशोषित करेगी, ध्यान समझना, एक समय में एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को अवशोषित करेगी। तो भाई लाल रंग की आवृत्ति तो उतनी ही है ना भाई, एक फोटोन की आवृत्ति तो उतनी ही है ना, तीव्रता बढ़ाओ चाहे तीव्रता घटाओ, क्या एक रंग एक फोटोन की ऊर्जा पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं ना, एक फोटोन की ऊर्जा तो वही रहेगी ई न्यू, एक फोटोन की ऊर्जा तो वही रहेगी एच न्यू, भाई आवृत्ति वही है तो ऊर्जा भी वही रहेगी। तो जब एक बार में एक ही फोटोन क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा, जिसकी ऊर्जा कांस्टेंट है, जो कम तीव्रता वाले की थी उतनी अधिक तीव्रता वाले में भी है, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। जब आप कई बार एक्सपेरिमेंट करोगे, ऐसा बहुत कम होता है कि एक बार में कोई इलेक्ट्रॉन 2 फोटोन या 3 फोटोन अधिशोषित कर ले, आप करोड़ों बार एक्सपेरिमेंट करोगे तब कभी गलती से एक बार ऐसा हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन 2 फोटोन का अवशोषण कर ले और बाहर निकल जाए। लेकिन सामान्यता जब हम देखते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक बार में एक से ज्यादा फोटोन अधिशोषित करे। तो एक बार में एक फोटोन मतलब एक फोटोन की बराबर ऊर्जा मिली, और लाल रंग की तरंग में उतनी ऊर्जा है नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सके, तो तीव्रता बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई एक निश्चित, यहां से क्या मतलब है कि एक निश्चित आवृत्ति वाली किरण की ही तीव्रता बढ़ाओगे, एक निश्चित आवृत्ति वाली किरण की तीव्रता बढ़ाओगे तभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी। आप सोचो, कम प्रकाश वाली देली आवृत्ति से कम आवृत्ति वाली किरण की तीव्रता बढ़ा दें और इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि टकराने वाले फोटोनों की संख्या, टकराने वाले फोटोनों की संख्या तथा निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो या आवश्यक नहीं होता है, या आवश्यक नहीं होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने 10 फोटोन धातु की सतह पे डाले हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, जरूरी नहीं। 10 डालो 4 भी निकल सकता है, 3 भी निकल सकता है, 5 भी निकल सकता है, 8 भी निकल सकता है। क्या कारण है भाई? फोटोन गया, फोटोन इसने अवशोषित किया, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे धातु आयन भी तो हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन भी तो हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जब उत्तेजित होकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो इस धातु आयन से टकरा गया, और जैसे ही धातु आयन से टकरा गया इसकी ऊर्जा में कमी आ गई, अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो जरूरी नहीं कि जितने फोटोन गिरे धातु की सतह पर उतने ही इलेक्ट्रॉन निकले। भाई कुछ फोटोन की ऊर्जा अधिशोषित कर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करता है तो धातु आयनों से या दूसरे इलेक्ट्रॉनों से टकरा जाने के कारण उसकी ऊर्जा में कमी हो जाती है, जिस कारण वो अवशोषित तो करता है लेकिन धातु आयनों से इलेक्ट्रॉन टकराने के कारण ऊर्जा में कमी होती है, वो बाहर निकल नहीं पाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा कि टकराने वाले फोटोनों की संख्या और निकलने
निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो यह आवश्यक नहीं होता है। चलिए नोट करिए, फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का गणितीय व्यंजक देखते हैं। आइंस्टीन ने जो इसके लिए इक्वेशन दिया उसको देखते हैं, जिसपे हमें क्वेश्चंस को करना रहेगा। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की गणितीय व्याख्या। प्रकाश विद्युत प्रभाव की गणितीय व्याख्या जो कि किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी। किसने की थी भाई? आइंस्टीन ने की थी। आइंस्टीन ने बहुत अच्छी अच्छी डिस्कवरीज की थी, जैसे रिलेटिविटी थ्योरी वगैरह दी थी, बहुत अच्छी अच्छी थ्योरीज उन्होंने दी। लेकिन उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था, जो नोबेल मिला था, वो नोबेल उनको मिला था किसके लिए भाई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। आइंस्टीन को नोबेल मिला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ठीक है, तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए इसकी व्याख्या हम करेंगे किससे? आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण से। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण से। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक, यस। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है कि भाई किसी धातु की सतह पर आपतित होने वाली किरण की जो ऊर्जा होती है, सिंपल सा, आपतित किरण की जो ऊर्जा होती है, आपतित किरण की ऊर्जा वो बराबर होगी किसके? देहली ऊर्जा के, जिसको हम लोग धातु का कार्य फलन भी कहते हैं, प्लस प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के। तो अगर हम एक बात कहें, अगर आपतित होने वाली किरण की या प्रकाश की, आप आपतित प्रकाश की ऊर्जा यहां लिख दो, आपतित होने वाली प्रकाश की जो ऊर्जा है वो धातु के कार्य फलन के बराबर होगी। अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे मतलब इसका मान क्या है भाई? जीरो। अगर ये जीरो हो जाए, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जीरो हो जाए, तो देहली ऊर्जा और आपतित प्रकाश की ऊर्जा बराबर होगी। मतलब अगर जो प्रकाश आपतित हो रही है उसकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के एग्जैक्टली बराबर हो जाए, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो, लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? शून्य होगी। मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? शून्य होगी। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर जो प्रकाश की आवृत्ति है, सॉरी प्रकाश की ऊर्जा है, प्रकाश की ऊर्जा एग्जैक्टली बिल्कुल सेम टू सेम इक्वल हो जाए किसके भाई? देहली ऊर्जा के, तो निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा कितनी होगी भाई? शून्य हो जाएगी। ठीक, तो इसको हम लोग क्या भाई? आपतित प्रकाश की ऊर्जा E, देहली ऊर्जा E0 और प्रकाश की गतिज ऊर्जा वो प्रकाश इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के, या हम इसी को ये भी लिखता है E इज इक्वल टू W प्लस भाई वर्क फंक्शन W प्लस के ई। कहीं कहीं पे वर्क फंक्शन को ही भाई फाई से भी दर्शाते हैं, तो आप ये इस तरह भी दर्शा सकते हो E फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, किसी भी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। तो E एक फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा hν के बराबर होती है, तो हो जाएगा hν। वर्क फंक्शन को किससे? hν0 से लिखते हैं, और ये आपकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है ही। ठीक, तो अगर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमें निकालनी हो तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की, अच्छा यहीं से आप देख सकते हो कि आवृत्ति बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा कैसे बढ़ जाती है भाई। जब हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते हैं तो एक निश्चित आवृत्ति ही चाहिए, एक निश्चित ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो भाई एक निश्चित ऊर्जा ने तो एक निश्चित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए मिल गई। अब उससे अतिरिक्त ऊर्जा जो होगी वो क्या करेगी? काइनेटिक एनर्जी में यूज होगी ना, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी। भाई ये तो एकदम कांस्टेंट है ना। मान लो अगर ये 4 था तो भाई वर्क फंक्शन मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी होगी। अब तीव्रता को तुम बढ़ा रहे हो, तीव्रता बढ़ा के तुमने 5 कर दी,
लेकिन धातु का कार्यफलन तो निश्चित होता है ना, उसको 2 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, ये तो 2 ही रहेगा। अब इसको 5 हो गया, ये 2 है, तो ये कितना होगा, 3 होगा। तुमने आपतित प्रकाश की ऊर्जा और बढ़ा दी 6 कर दी, तो भाई कार्यफलन तो उतना ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो ये तो 2 ही रहेगा। जो एक्स्ट्रा एनर्जी आई है वो किसमें यूज होगी, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में, ये 4 होगा। अगर आपने और बढ़ाई, मान लो 10 कर दी, तो ये अभी भी धातु को 2 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा बचेगा वो क्या करेगा, गतिज ऊर्जा को बढ़ाने में यूज होगा। बात समझ आ रही कि जब हम आवृत्ति बढ़ा रहे थे तो गतिज ऊर्जा क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए तो एक निश्चित ऊर्जा ही चाहिए ना, उतनी ऊर्जा बोले कि जो एक्स्ट्रा ऊर्जा होगी वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने में यूज हो जाएगी। बात ये थी, ठीक है। तो अगर हमें गतिज ऊर्जा निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इसको नोट कर लिया सभी ने, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो गतिज ऊर्जा निकालनी होगी तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एच कॉमन न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। तो ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालने का फार्मूला हो गया, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकलेगी। अगला, अगर हमें निकालना हो प्रकाश इलेक्ट्रॉन का वेग, भाई प्रकाश का इलेक्ट्रॉन जो है वो किस वेग से निकल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। इसको रिप्लेस कर दो यहां पे, हाफ mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट होगा, v², 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2h न्यू माइनस न्यू नॉट, m मल्टीप्लाई में डिवाइड आ जाएगा, m हो जाएगा क्या। तो अगर यहां से v देखोगे तो v बराबर क्या आएगा, v बराबर √2h न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाई m होगा क्या, बोलो यही होगा। तो अगर आप देखोगे भाई तो आपको क्या मिलेगा कि जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसका वेग √2h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन m होगा। ये इस तरीके से हम इसकी गणना कर सकते हैं। चलिए नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। हो गया भाई, अब आपसे कार्यफलन की डिफिनेशन भी पूछ सकता है, तो कार्यफलन की डिफिनेशन भी आप नोट कर लीजिएगा कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, क्या हम बोलेंगे कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाता है भाई, कार्यफलन या देहली ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाएगी भाई, देहली ऊर्जा। कहलाती है। दूसरी बात, हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, एक तो हमने ये डिफाइन कर दिया, दूसरे तरीके से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास जो आइंस्टीन का समीकरण है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा आइंस्टीन का क्या है भाई, समीकरण। इसी को तो हम क्या कहते हैं, आइंस्टीन का समीकरण कहते हैं ना। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी के 0 होने पर जो हमारा एच न्यू होगा, एच न्यू मतलब ई, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई नॉट के, मतलब ऊर्जा जो है वो देहली ऊर्जा के बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि शून्य गतिज ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, या शून्य गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम देहली ऊर्जा कहते हैं। ये हम कह सकते हैं शून्य गतिज ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को देहली ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सा है, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं इसके बारे में। ठीक है,
तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एक और चीज पूछता है आपसे, इंपॉर्टेंट नोट है, उसको नोट कर लीजिएगा कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कहां से कहां तक हो सकती है। तो निकलने वाले लिमिट पूछता है, क्या लिमिट होती है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 0 से के ई मैक्स, मैक्स मतलब अधिकतम तक हो सकती है, तक हो सकती है। ये जो इस इक्वेशन में के ई होता है, इसको जनरली हम लोग के ई मैक्स ही लिखते हैं। ये जो इक्वेशन में के ई लिया जाता है, काइनेटिक एनर्जी लिया जाता है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ही ली जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो यहाँ पे आइंस्टीन समीकरण है, इसमें के ई जो होता है के ई मैक्स ही होता है। अब इसकी वैल्यू 0 से के ई मैक्स कुछ भी हो सकती है, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आपसे अगर ये पूछे कि सबसे कम कार्यफलन किसका होता है, तो आप इसको भी एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्षारीय धातुओं का कार्यफलन न्यूनतम होता है। क्या होता है भाई, क्षारीय धातुओं का कार्यफलन न्यूनतम होता है। क्षारीय धातुओं का कार्यफलन न्यूनतम होता, कारण समझो। क्षारीय धातुओं की जो आयनन ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है। 10th में पढ़ के आए होगे इतना सा कि किसी धातु के अंतिम इलेक्ट्रॉन से या किसी परमाणु के अंतिम कोष से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा आवश्यक होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है, इनसे आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। तो जितनी आवश्यक ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी को तो कार्यफलन भी कहते हैं ना। तो इनकी आयनन ऊर्जा कम है, मतलब कार्यफलन भी क्या है, कम है। तो क्षारीय धातुओं का कार्यफलन न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। तो इनमें भी नीचे जाने पर जो आयनन ऊर्जा होती है वो घटती है, तो इसमें नीचे जाने पर कार्यफलन भी घटेगा। ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। सबसे कम कार्यफलन किसका होता है, सबसे कम कार्यफलन होगा सीजियम का। सबसे कम कार्यफलन या सबसे कम देहली ऊर्जा किसकी होती है, सीजियम की होती है। ये आपको याद रखना है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि सबसे कम कार्यफलन वाली धातु कौन है, सीजियम है। ठीक, नोट कर लीजिए। और इनके बाद कौन आएगा, इनके बाद ये फर्स्ट एक एलिमेंट है, इनके बाद सेकेंड एक एलिमेंट आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। इसमें भी वही ऑर्डर, नीचे जाने पर कार्यफलन घटेगा। लेकिन जो फर्स्ट ए होता है, फर्स्ट ए का सेकेंड ए की तुलना में, सेकेंड ए का जो कार्यफलन है वो फर्स्ट ए की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सेकेंड ए का फर्स्ट ए की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक, हो गया इतनी चीजें। आगे बढ़ा जाए। अब हमें एक पढ़ना है निरोधी विभव। निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, बहुत ही आसान है भाई। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, बहुत ही आसान है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव में निकलने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए लगाया जाने वाला व्युत्क्रम वोल्टेज, व्युत्क्रम विभव ही क्या कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है। जैसे पहले आप सेटअप समझो, जो उनका सेटअप था वो सेटअप क्या था भाई, ये कुछ था, दो प्लेटें लगी थी, बैटरी से जुड़ी थी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एमीटर भी जुड़ा था, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और ये धनावेशी छड़ की तरफ जा रहा था। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां इसके, मान लो ये निगेटिव से निकल कर पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, अब हमें इस बैटरी को उल्टी दिशा में कनेक्ट कर देना है। ऐसा कनेक्ट करना है कि इस साइड निगेटिव प्लेट आ जाए और इस साइड पॉजिटिव प्लेट आ जाए, और उल्टी दिशा में कनेक्ट करके यहां पे एक विपरीत वोल्टेज अप्लाई करना है।
विपरीत दिशा में एक वोल्टेज लगाना है। अब विपरीत दिशा में कैसे लगेगा भाई, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, हमने इसकी दिशा बदलकर इसको नेगेटिव कर दिया, इस साइड नेगेटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये नेगेटिव प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी, अपनी तरफ आने से रोकेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन के इधर आने की गति और इसके रिपेल करने की गति जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह पर रुक जाएगा, वो उससे आगे बढ़ेगा नहीं। तो उस कंडीशन में जितना भी विभव यहां से लगाया गया था विपरीत दिशा में, उसी को हम क्या बोलेंगे, निरोधी विभव कहेंगे, निरोधी विभव कहेंगे। भाई इसमें देखो, पहले सबसे पहले समझो थोड़ा सा बातें, कुछ टर्म समझ लो। भाई ये हमारी मान लो ऋणावेशित प्लेट है जो इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, धनावेशित प्लेट है। जो इलेक्ट्रॉन निकालती है उसको हम बोलते हैं उत्सर्जक प्लेट। क्या बोलते हैं, उत्सर्जक प्लेट। और इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो किधर जाता है भाई, धनावेशित तरफ जाता है, और धनावेशित प्लेट इसको क्या करती है भाई, एक्सेप्ट करती है, ग्रहण करती है। तो इसको बोलते हैं ग्राही प्लेट। क्या बोलते हैं, ग्राही प्लेट। ठीक है, तो वह न्यूनतम विभव, ठीक है, विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में, भाई इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाने वाला वह विभव जो इलेक्ट्रॉन को ग्राही प्लेट तक जाने से रोक दे, उसी को बोलते हैं निरोधी विभव। सिंपल से क्या बोलेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में लगाया जाने वाला वह विभव जो उसे ग्राही प्लेट तक पहुंचने से पहले ही रोक दे, पहुंचने से पहले क्या कर दे, रोक देती है या रोक दे, वही क्या कहलाएगा भाई, निरोधी विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निरोधी विभव कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है। भाई जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है, सपोज करो जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ थी, काइनेटिक एनर्जी मान लो जब शुरू किया यहां मैक्स थी, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है इसके विपरीत दिशा में एक वोल्टेज जिसको हम लोग V0 कहेंगे, निरोधी विभव को V0 से लिखते हैं। इसके विपरीत दिशा में एक वोल्टेज लगाया गया, निरोधी विभव लगाया गया, जिसने इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट पे लाकर रोक दिया। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे रुक गया तो इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस प्रकाश इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या हो गई भाई, काइनेटिक एनर्जी प्लस 0 बराबर किसके बराबर होगा भाई, इस निरोधी विभव के V0 जो कि किस पर अप्लाई हो रहा है, E आवेश वाले इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, ये इसके बराबर होगी। भाई इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा किसके बराबर होगी, इस विपरीत दिशा में इस पर जो बल लग रहा है उसके। और बल भाई विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल क्या होता है, आवेश गुणे विभव। बल किसके बराबर होता है भाई, विद्युत क्षेत्र में जब कोई बल लगता है तो विद्युत क्षेत्र में बल किसके बराबर होता है, आवेश गुणे विभवांतर के। किसके बराबर होता है, आवेश गुणे विभवांतर के। वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न बल, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न बल जो होता है वो आवेश गुणे विभवांतर के इक्वल होता है। तो अगर हम कहेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी भाई के गतिज ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश या बल लगाया जा रहा है क्या, Q इंटू V0। भाई आवेश क्यों, और ये जो है आपका निरोधी विभव जो लगाया जा रहा विपरीत दिशा में, निरोधी विभव V0 है। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E और ये V0। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, EV0 होता है। तो यहां से ये जो V0 है, इस V0 को ही निरोधी विभव कहते हैं और इसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो सबसे सिंपल सी बात, स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव क्या होता है, धातु की सतह से प्रकाश विद्युत प्रभाव में धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत दिशा में, गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाने वाला वह विभव जो इलेक्ट्रॉन को ग्राही प्लेट तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है, ग्राही प्लेट तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है, क्या कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल। रोक दे, जो क्या करे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गति को रोक दे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। और भाई रुकेगा कब,
भाई ये इलेक्ट्रॉन कब रुकेगा, भाई इलेक्ट्रॉन तब रुकेगा जब इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और इधर से लगने वाला बल, जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और इधर से लगने वाले बल दोनों बराबर हो जाएंगे। मान लो हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, मान लो इस चीज को हम धक्का दे रहे हैं, ठीक है, ये आगे जाती जा रही। अब इसके विपरीत हमारा ये हाथ जो है ये इसके विपरीत, हमारी विपरीत दिशा में धक्का दे, तो ये पेन न तो आगे जाए न तो पीछे जाए। ऐसा कब हो सकता है, जब इस हाथ द्वारा लगाया जाने वाला बल और इस हाथ द्वारा लगाया जाने वाला बल दोनों बराबर हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन कब रुकेगा, जब इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा और इधर से लगने वाले बल का परिमाण बराबर हो जाए। जब कुल ऊर्जा और लगने वाला बल बराबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एक जगह पर रुक जाएगा, बीच में ही रुक जाएगा। तो वही चीज है, इलेक्ट्रॉन की कुल गतिज ऊर्जा जो होगी वो लगने वाले बल क्या होता है, आवेश गुणे विभव। आवेश क्या है, क्यों, विभव, निरोधी विभव को लिखते हैं V0 से, निरोधी विभव किससे लिखते हैं, V0 से। तो Ke इक्वल टू हो जाएगा Q V0। ये इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे आइंस्टीन समीकरण में। किसमें, आइंस्टीन समीकरण में। एच न्यू बराबर होता है एच न्यू नॉट माइनस प्लस के ई मैक्स, यही होता है। तो ये हमारा के ई मैक्स है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो भाई इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या, बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं, एच न्यू नॉट माइनस ई वी नॉट से, ये इस तरीके से। तो यहां से हम लोग V नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं अगले पेज में। इसको पॉज करके यहीं पे नोट कर लेना। तो हमारा एच न्यू इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। तो ई वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, सॉरी न्यू माइनस, ये इधर ही रहेगा, ये उधर जाएगा, न्यू नॉट। तो वी नॉट अगर हमें निकालना है निरोधी विभव, तो निरोधी विभव क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाई ई। ये हमारा क्या है, ये हमारा है निरोधी विभव। क्या है, निरोधी विभव। तो निरोधी विभव की गणना कैसे करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल की गणना करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहीं से होता है खत्म। चलिए इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नोट करिए इसको, निरोधी विभव गणना करेंगे V नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन ई, ठीक। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाए, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास रहेगा। पूछिए क्या कह रहा है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन वाली धातु की सतह पर 310 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश आपतित की जाती, प्रकाश किरण गिराई जाती। तो गणना कीजिए कि निरोधी विभव कितना है और देहली आवृत्ति कितनी है। भाई आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो क्या इसको आप कर सकते हैं, बोलिए। अच्छा, इसका थोड़ा सा ग्राफ भी हम लोगों ने मिस कर दिया। चलो ग्राफ अभी बना लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर ग्राफ भी देख लेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल का। पहले इसको देख लेते हैं। तो निरोधी विभव जो होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। भाई हमें क्या क्या दिया है, वर्क फंक्शन दिया है W 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमें लिम्डा दिया है 310 नैनो मीटर। इसको हम चाहें तो 310 एंगस्ट्रॉम में बदल सकते हैं, क्योंकि भाई 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 एंगस्ट्रॉम के। तो हम चाहें तो भाई इसको नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में बदल सकते हैं। 310 नैनोमीटर मतलब 3100 एंगस्ट्रॉम। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है निरोधी विभव निकालने का, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यही है क्या। अच्छा, एच न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लिम्डा माइनस एच न्यू नॉट। अब एक बात बताओ, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है भाई। एच न्यू नॉट मतलब वर्क फंक्शन ना भाई। एच न्यू नॉट का मतलब क्या है, एच न्यू नॉट का मतलब है W, वर्क फंक्शन ही। तो वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसकी वैल्यू भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं क्या भाई। इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होती है, 12400 अपॉन लिम्डा इलेक्ट्रॉन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यही तो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, यही होता है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। माइनस क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस हो गया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो अब देखोगे तो ये ई वी नॉट इक्वल टू 12,400 बटे ये कितना 3100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट का लिख रहे हो बार बार तुम भी लोग ना 2.5। देखो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, 3 चौके 12, 1 चौके 4, ये आ जाएगा 4, 4 माइनस 2.5, 4 में से 2.5 जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा ई वी नॉट बराबर ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो वी नॉट बराबर आ जाएगा 1.5 वोल्ट। यही हमारा क्या हो गया निरोधी विभव। तो भाई निरोधी विभव का मान कितना आ गया, निरोधी विभव का मान आ गया 1.5 वोल्ट। कितना आ जाएगा, निरोधी विभव हमारा आ गया है 1.5 वोल्ट। निरोधी विभव कितना आ गया भाई 1.5 वोल्ट। नोट कर लीजिए इसको। तो आपका निरोधी विभव कितना आ जाएगा 1.5 वोल्ट आ जाएगा। चलिए ये तो पहला कैलकुलेशन था। अब दूसरा कैलकुलेशन करते हैं। कह रहा देहली आवृत्ति बताइए। तो देहली आवृत्ति बताना बहुत आसान है। W स्क्वायर होता है H न्यू नॉट, तो न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा W अपॉन H। W कितना है, W है 2.5, H कितना है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में H कितना है 6.62 इंटू 10 टू द पावर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई एक जूल बराबर 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां रख के कैलकुलेट कर लो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा। ठीक है, सेकंड इनवर्स आ जाएगा। अब यही से कैलकुलेट कर लो। देखो भाई 2.5 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 6.62 और 34 में से 19 चला जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा और 15 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 15 हो जाएगा। सिंपल सा 25 250 संगम कितना होता है भाई 25 के 100 150 250 4 हो जाएगा और 4 गुणे 10 की पावर 15 बटे 6.62 इसी को सॉल्व कर लो, जो आएगा भाई सेकंड इनवर्स में आपका आंसर आ जाएगा। खत्म कहानी। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एक 16 वॉट का बल्ब है जो कि 310 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है। यदि इस प्रकाश को 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु पर गिराया जाए तो प्रकाश धारा ज्ञात करनी है। और ये कह रहा है कि निकलने वाले जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है वो 50% ही है, मतलब 50% इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल रहे हैं। मतलब अगर 100 फोटोन गिर रही है तो 50 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल रहे हैं। आपको ये बताना है क्या कि भाई प्रकाश धारा बतानी है। क्या बतानी है, प्रकाश धारा बतानी है। तो बोलो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लें कि कितने फोटोन गिराए गए हैं। सबसे पहले तो ये निकाल लेना कि वे कितने फोटोन गिराए गए हैं। फोटोन की ऊर्जा से हम फोटोन का संख्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल। क्यों कहते हैं E बराबर NhC अपॉन लेमडा से। अब देखो हमें भाई क्या दिया है, हमें P दिया है, P बराबर कितना, और ये कह रहा है बल्ब प्रति सेकेंड, ये दिया है प्रति सेकेंड 310 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो P बराबर दिया है 16 वॉट, T दिया है 1 सेकेंड, लेमडा दिया है 310 नैनोमीटर मतलब कि 3100 एंगस्ट्रॉम। T आपको पता है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। H आपको पता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल। चलिए तो क्या हम इसको सॉल्व कर लें, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, भाई देखो E बराबर होता है P इंटू टी।
E का मान हो गया 16 गुणे 1, 16 ही आ जाएगा। और अगर आप hc/λ को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, अगर आप hc/λ को इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में रखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा E बराबर n 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई लिम्डा, लिम्डा एंगस्ट्रॉम में होता है। तो अब आप देखो तो क्या यहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल। n बराबर हो जाएगा E कितना है 16 और ये कितना है 3100 बटे कितना है 12400 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी नीचे आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि भाई E की वैल्यू कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतने जूल होता है। भाई ये जूल में था, ये जूल में आया है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी जूल में रखना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में रखने के लिए क्या करते हैं, E बराबर n इंटू 12400 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई लिम्डा। तो लिम्डा ऊपर गया, ये नीचे आ गया, 3100 से ये 4 बार जाएगा, 4 चौके 16 आ जाएगा, ये फिर कितना आ जाएगा, n बराबर 4 चौके 16 आ जाएगा, है ना भाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 40/16। तो 40/16 मतलब 4 चौके 16 और 4 से 10 काटोगे तो 2.5 गुणे 10 की पावर 19 आएगा। ये आ गया हमें फोटोनों की संख्या। तो अब हम क्या करें, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n का 50%। तो n का 50% 2.5 इंटू 10⁻19 का 0.5 मतलब 1.25 इंटू 10⁻19, ये हो गया हमारा भाई क्या, फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। और जब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई तो क्या आप धारा नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। धारा क्या होता है, बोलो धारा क्या होता है, n इंटू ई। भाई आप प्रकाश धारा किससे निकालते हो, आवेश से निकाल सकते हो। तो आप क्या निकाल सकते हो भाई, यहां से निकाल सकते हो प्रकाश धारा की। अगर हम बात करें तो प्रकाश धारा क्या होगा, n इंटू ई के बराबर, n कितना 1.25 इंटू 10⁻19 और e कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10 प्लस 19 कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर देख लो कितना आता है भाई, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई कहानी इसकी प्रकाश धारा की। प्रकाश धारा कैसे निकालेंगे इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई, आगे बढ़ा जाए। फिर हम लोग ग्राफ देखें इसका, चले ग्राफ देखते हैं किसका भाई। हम लोग ग्राफ देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में या फिर हमारा जो वर्क फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में। आइंस्टीन समीकरण क्या था, h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट माइनस प्लस के, यही था क्या, h न्यू नॉट माइनस के, यही था ना। तो अगर हम यहां से क्या करें, अगर हम यहां से आपका काइनेटिक एनर्जी और h न्यू के बीच, न्यू के बीच ग्राफ बनाए, किसके बीच भाई, काइनेटिक एनर्जी और न्यू के बीच क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ये h न्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं भाई, W माइनस W प्लस h न्यू, या हम इसको ये लिख सकते हैं भाई h न्यू माइनस W। और ग्राफ जब भी बनाते हैं किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, एम एक्स प्लस सी से बनाएंगे। देखिए y पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ये हो गया, x क्या है, न्यू है, आवृत्ति है, ये हो गया। और क्योंकि ये जो c है, c का मान माइनस में है, तो इसलिए जो इंटरसेप्ट कटेगा वो नीचे की तरफ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये है माइनस W, यहां से यहां तक का पार्ट। ठीक है, और इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप जो है tan थीटा, वो कितना भाई, m बराबर स्लोप को tan थीटा बराबर किसके, h के, प्लांक कांस्टेंट के बराबर होगा, h के बराबर। ये इसका ग्राफ होगा किसका, आइंस्टीन
फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का। नोट करिए इसको। ठीक है। अच्छा, अगर हम किसके बीच बनाते हैं, मान लो हम जो ग्राफ है वो ग्राफ बनाते हैं फोटो करंट और किसके बीच, इंटेंसिटी के बीच। ठीक है, हम ग्राफ बनाते हैं प्रकाश धारा और प्रकाश तीव्रता के बीच, प्रकाश तीव्रता के बीच। तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, कुछ लीनियर नहीं, क्योंकि जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतनी ज्यादा प्रकाश धारा हो जाएगी। यहीं से एक पॉइंट और हमको मिल गया, क्या भाई, कि तीव्रता बढ़ाने पर, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी नोट करिएगा, तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश धारा का मान बढ़ता है, बढ़ता जाता है, जो कि एक निश्चित समय के बाद अपने, या निश्चित समय के बाद अधिकतम मान को प्राप्त कर लेता है, अधिकतम मान को प्राप्त कर लेता है, जिसे संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, प्रकाश धारा कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। सैचुरेटेड फोटो करंट, क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड फोटो करंट। तो सैचुरेटेड फोटो करंट क्या होता है, जब हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाते हैं तो फोटो करंट बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आता है कि अपने मैक्सिमम वैल्यू को क्या करता है, गेन कर लेता है, अधिकतम मान को प्राप्त कर लेता है। उसे ही हम सैचुरेटेड फोटो करंट या संतृप्त प्रकाश धारा कहते हैं। ये आपको नोट कर लीजिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, अब हमें अगर मान लीजिए भाई प्रकाश धारा का जो ग्राफ है, प्रकाश धारा फोटो करंट का ग्राफ, फोटो करंट का जो ग्राफ है वो कह दे किसके साथ, न्यू के साथ बनाने के लिए, आवृत्ति के साथ। किसके साथ भाई, आवृत्ति के साथ कह दे, तो क्या होगा, तो भाई फोटो करंट का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आवृत्ति यहां पे थी I1, मान लो आवृत्ति ये है, तो I1 तीव्रता पर जो प्रकाश धारा होगी वो नियत ही रहेगी। आवृत्ति बढ़ती जा रही, प्रकाश धारा अपने स्थान पर क्या है, निश्चित है। इसी तरह अगर हम तीव्रता बढ़ा देते हैं I2 पर, तो I2 पर भी प्रकाश धारा निश्चित हो जाएगी। क्यों, हमने कहा था आवृत्ति बढ़ने पर प्रकाश धारा में कोई परिवर्तन नहीं बढ़ेगा। तो देखो, आवृत्ति के बढ़ने के साथ साथ प्रकाश धारा क्या है, कांस्टेंट है। तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही, पहले यहां काटी, फिर यहां काटी, फिर यहां काटी। तो भाई हम आवृत्ति जो है, आवृत्ति को बढ़ाने के साथ साथ अगर तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो ये अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, लेकिन एक किसी निश्चित तीव्रता के लिए ये जो प्रकाश धारा है वो क्या होगी, निश्चित होगी। भाई आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ आवृत्ति बढ़ रही, आवृत्ति यहाँ है तब भी प्रकाश धारा यहीं पे, आवृत्ति और बढ़ी तब भी प्रकाश धारा यहीं पे, आवृत्ति और बढ़ी तब भी प्रकाश धारा यहीं पे, I1 तीव्रता के लिए। इसी तरह हमने तीव्रता अलग ले ली, I2 ले ली, तो I2 तीव्रता के लिए न्यू पर प्रकाश धारा यहीं पर है, फिर न्यू बढ़ाया, प्रकाश धारा यहीं पर है। तो अलग अलग आवृत्तियों पर जब हम न्यू के वेरिएशन के साथ प्रकाश धारा को देखते हैं तो भाई प्रकाश धारा क्या होती, कांस्टेंट रहती है। ये चीज है, नोट कर लीजिए इसको भी, ये एक का आपका ग्राफ हो जाएगा।
हो गया भाई। चलिए, अब इसके बाद हमें पढ़ना है एक चीज जो है कृष्णिका विकिरण। कौन सा टॉपिक भाई? कृष्णिका विकिरण, ठीक है, जिसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहते। तो कृष्णिका विकिरण भी जो है ये भी हमें प्रकाश के कण प्रकृति के बारे में बताती है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने बताया, एक फोटोन एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर, दो फोटोन दो इलेक्ट्रॉन बाहर, वो भी कण प्रकृति के बारे में बताता है। और ये जो हमारा कृष्णिका विकिरण है ये भी हमें प्रकाश की कण प्रकृति के बारे में बताएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना है आदर्श कृष्णिका किसको बोलते हैं। आदर्श कृष्णिका किसको कहते हैं? आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है? तो एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा निकाय जो सभी आवृत्ति की प्रकाश को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। जो सभी आवृत्ति की प्रकाश को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है या उत्सर्जित कर देती है। कोई भी ऐसा निकाय, कोई भी ऐसा पदार्थ जो सभी आवृत्ति, सभी तरंग दैर्ध्यों की प्रकाश को अवशोषित और उत्सर्जित कर सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं आदर्श कृष्णिका। उसको क्या बोलते हैं? आदर्श कृष्णिका। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कोई भी पदार्थ ऊर्जा का उत्सर्जन कब करेगा? भाई विकिरण कब करेगा? जब उसकी ऊर्जा, कोई भी पदार्थ ऊर्जा बाहर कब निकालेगा? जब इस पदार्थ की जो ऊर्जा है ये परिवेश, सराउंडिंग की ऊर्जा से ज्यादा हो जाएगी। अगर किसी भी पदार्थ की ऊर्जा उसके परिवेश की ऊर्जा से ज्यादा हो जाएगी तो वो पदार्थ ऊर्जा को बाहर निकालने लगेगा। तो मान लो ये हमारी एक ब्लैक बॉडी है, ये एक पदार्थ है, इस पर हमने श्वेत प्रकाश को गिराया, हमने इस पर प्रकाश को गिराया। अब ये श्वेत प्रकाश जो आपका है विभ्योर से मिलकर बना है, उसमें सभी प्रकार की आवृत्ति की किरणें, सभी प्रकार की आवृत्ति की तरंगे उपस्थित हैं। तो जब हमने एक बॉडी पर श्वेत प्रकाश को गिराया तो इस बॉडी ने इस प्रकाश में उपस्थित सभी तरंग दैर्ध्यों, सभी आवृत्तियों को अवशोषित कर लिया। अब क्या होगा? जब ये प्रकाश सभी प्रकाश की किरणों को, सभी आवृत्ति की प्रकाश को अवशोषित कर लेगा तो इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और इसकी ऊर्जा बढ़ के इसके चारों ओर का जो परिवेश है उस परिवेश की ऊर्जा से क्या होगी? अधिक हो जाएगी। भाई जब ये सभी तरंग दैर्ध्य, सभी आवृत्तियों को अवशोषित कर लिया तब इसकी ऊर्जा परिवेश की ऊर्जा से ज्यादा हो जाएगी। अब क्या करेगी? अब ये उन्हीं तरंग दैर्ध्यों को, उन्हीं आवृत्ति की किरणों को बाहर निकालना शुरू करेगी, उत्सर्जित करना शुरू कर देगी और सभी तरंग दैर्ध्यों को उत्सर्जित कर देगी धीरे धीरे। तो ऐसी बॉडी, ऐसा निकाय जो सभी प्रकार की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य की किरणों को अवशोषित भी कर सकता है और उत्सर्जित भी कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं आदर्श कृष्णिका। और आदर्श कृष्णिका को जब हम गर्म करते हैं तो आदर्श कृष्णिका को गर्म करने पर ये सभी प्रकार की या सभी आवृत्ति की तरंगों को उत्सर्जित करती है। इसी को हम बोलते हैं कृष्णिका विकिरण। ठीक है, आदर्श कृष्णिका से विकिरित होने वाली ऊर्जा या आदर्श कृष्णिका से होने वाले विकिरण को ही हम क्या बोलते हैं? कृष्णिका विकिरण कहते हैं। ये कब होता है? जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर वो सभी प्रकार की क्या करता है? सभी आवृत्ति की तरंगों को उत्सर्जित करता है। कम ताप पर हो सकता है कम आवृत्ति की तरंगों को उत्सर्जित कर रहा है, ताप बढ़ाने के साथ साथ वो अधिक आवृत्ति की तरंगों को उत्सर्जित करता जाता है। अधिक आवृत्ति की तरंगों को उत्सर्जित करता जाता है। कम ताप पर कम आवृत्ति की तरंगों को उत्सर्जित करता है, ताप बढ़ाने के साथ साथ अधिक आवृत्ति की तरंगों को उत्सर्जित करता जाता है। ये थ्योरेटिकल बात है। ये क्या है? थ्योरेटिकल बात है। अभी इसका एक्सपेरिमेंटल भी बात देखेंगे। अभी हम लोग थ्योरेटिकल अप्रोच की बातें कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग लोहे को गर्म करते हैं, सबसे पहले जब लोहे को शुरू में गर्म करते हैं तो लोहे को गर्म करने पर
जब लोहा कम टेम्परेचर पर गर्म होता है तो उसका कोई रंग विशेष रंग उसमें नहीं दिखाई देता, लेकिन लोहे के पास अगर हम हाथ को ले जाए तो लोहे की गर्मी महसूस हो रही है। क्यों गर्मी महसूस हो रही है? क्योंकि जो लोहा है, क्योंकि जो आपका लोहा है, जो आपका लोहा है वो लोहा क्या कर रहा है भाई, वो कुछ ना कुछ तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित कर रहा है, कुछ ना कुछ तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित कर रहा है। और जब कुछ ना कुछ तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित कर रहा है तो वही गर्मी हमें महसूस हो रही, वो अवरक्त किरणों को निकालता है, उस समय वो अवरक्त किरणों को निकाल रहा है। जब भाई मान लो प्रेस को गर्म करते हो तो प्रेस को गर्म करने पर थोड़ा सा गर्म होने पर उसके पास हम हाथ ले जाते हैं तो गर्मी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि IR रेज निकल रही हैं, अवरक्त किरणें निकल रही हैं। तो भाई हमें वो किरण तरंग दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन उसको जब हम गर्म करें तो अवरक्त किरण निकल रही है ना। इसी तरह जब हम लोहे को गर्म करते हैं तो शुरू में कोई रंग उसका दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके पास हाथ ले जाओगे तो गर्मी महसूस होगी। जब उसे एक निश्चित ताप तक गर्म कर देते हैं तो वह फिर लाल, जब बहुत अधिक लोहे को गर्म करते हो तो लोहा देखो पहले शुरू में ऑरेंज कलर का दिखेगा, फिर और अधिक गर्म करने पर वो धीरे धीरे लाल रंग का हो जाता है, फिर और अगर उसे अधिक गर्म कर देते हो फिर वो लाल से धीरे धीरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या है कि भाई वो सभी आवृत्ति की तरंग दैर्ध्यों को निकाल रहा है, लाल भी, नीला भी, बैंगनी भी, ऑरेंज भी, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पर। किसी टेम्परेचर पर वो लाल को निकालेगा, किसी टेम्परेचर पर वो नीले को अधिक निकालेगा, किसी टेम्परेचर पर वो ऑरेंज को अधिक निकालेगा। तो क्या जब लाल रंग की तरंग दैर्ध्य निकल रही थी तो क्या पीली, ऑरेंज, नीली, बैंगनी नहीं निकल रही थी? क्या निकल रही थी, लेकिन जिस ताप पर लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा निकल रही है उस ताप पर अन्य तरंग दैर्ध्य भी उत्सर्जित हो रही, लेकिन हमारी आंखें केवल अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को ज्यादा देख पाती हैं। तो भाई मान लो T1 टेम्परेचर पर लाल रंग ज्यादा निकल रहा था तो लाल रंग को देख पाएगी, T2 टेम्परेचर पर नीले रंग ज्यादा उत्सर्जित हो रहा तो नीले रंग को ही देख पाएगी, बाकी को देख नहीं पाती। बाकी निकलती सब रहती हैं, सभी तरंग दैर्ध्य वहां से उत्सर्जित होती रहती हैं। तो आदर्श कृष्णिका एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा निकाय जो सभी प्रकार की तरंगों को अवशोषित या उत्सर्जित कर सकती है, वो आदर्श कृष्णिका होती है। और आदर्श कृष्णिका द्वारा होने वाले विकिरण को ही हम क्या बोलते हैं भाई? आदर्श कृष्णिका द्वारा होने वाले विकिरण को ही हम कृष्णिका विकिरण कहते हैं। अब कुछ और बातें कर लेते हैं। तो भाई जब किसी भी वस्तु पर प्रकाश गिराया जाता है, तीन तरह के इंसिडेंट हो सकते हैं, तीन तरह की घटनाएं हो सकती हैं। या तो ये वस्तु कुछ प्रकाश अवशोषित कर लेगी, अवशोषित करेगी, या तो फिर यह वस्तु कुछ प्रकाश परावर्तित कर देगी, परावर्तित कर देगी, या फिर यह वस्तु कुछ प्रकाश उत्सर्जित कर देगी। पहले क्या करेगी? अवशोषित करेगी, एक तरफ से अवशोषित करेगी, दूसरी तरफ से बाहर निकाल देगी, ट्रांसमिट कर देगी, एब्जॉर्ब करेगी या रिफ्लेक्ट करेगी। तो भाई जब भी कोई भी चीज, जो कोई भी वस्तु जिस पर प्रकाश गिराया जाएगा तो तीन तरह के फिनोमिना शो कर सकती है। कुछ प्रकाश को अवशोषित करेगी, कुछ प्रकाश को उत्सर्जित करेगी, कुछ प्रकाश को परावर्तित करेगी। तो भाई श्वेत प्रकाश मान लो इस वस्तु पर पड़ा, तो श्वेत प्रकाश का जो भाग ये अवशोषित कर लेगी वो रंग कभी भी हमें दिखाई नहीं देगा, वस्तु में वो रंग हमें कभी दिखाई नहीं देगा। वस्तु का रंग वही दिखाई देगा जिसे वो वस्तु उत्सर्जित या परावर्तित करेगी। मान लो हमारी बॉडी का ये कलर दिख रहा है, क्रीम कलर इसको बोलते हैं, ये कलर हमारी बॉडी का दिख रहा है, कारण क्या है? ये प्रकाश सोर्स रखा है, बल्ब है, हेलोजन्स लगे हैं, ये श्वेत प्रकाश हमारी बॉडी पे गिरा रही हैं, लेकिन इस श्वेत प्रकाश की सभी तरंग दैर्ध्य या सभी आवृत्ति की तरंगों को हमारी बॉडी ऑब्जॉर्व करके केवल इस रंग को परावर्तित कर रही। जो आपकी आंखों पर पड़ रहा है तो आपको दिख रहा है कि ये हमारा रंग है। मान लो कोई बहुत गोरा होगा तो उसकी बॉडी में एक ऐसा केमिकल है जो सभी तरंगों को अवशोषित करके केवल गोरे रंगों को क्या कर रहा है? आपकी तरफ परावर्तित कर रहा है, तो आपको उसका रंग गोरा दिख रहा है। ये टी शर्ट आपको ब्लू दिख रही है, ये क्या रंग है? क्या नहीं भाई, किसी भी चीज का कोई रंग नहीं होता, किसी चीज का कोई रंग नहीं होता, ये सब हमारी आंखों का धोखा है। ये नीला रंग थोड़ी है, ये केवल एक पदार्थ है, एक ब्लैक बॉडी है जो कि नीले रंग को क्या कर रही है? उत्सर्जित कर रही है, नीले रंग को परावर्तित कर दे रही है, तो आपको नीला रंग दिखाई दे रहा, लग रहा है ये नीले रंग का है। भाई कोई भी चीज लाल है तो उसके अंदर एक ऐसा केमिकल है जो केवल लाल रंग को, लाल रंग मतलब वही वो केमिकल है जो केवल लाल रंग को आपकी आंखों तक भेज रहा है, बाकी सबको अवशोषित कर ले रहा है।
कोई पीली चीज दिख रही, कोई वस्तु पीली दिख रही है, मतलब उस वस्तु में एक ऐसा केमिकल है जो बाकी सबको अवशोषित करके पीले रंग को आपकी आंख की तरफ भेज रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी वस्तु का कोई रंग नहीं होता, बल्कि वस्तु के अंदर कोई ऐसा गुण होता है, वस्तु के अंदर ऐसा केमिकल होता है जो बाकी सभी तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करके केवल एक निश्चित तरंग दैर्ध्य को भेजती है, और वही हमें देखने पर लगता है कि अरे बाप रे ये इस कलर का है। जो लाल रंग परावर्तित करेगी लाल दिखेगा, नीला परावर्तित करेगी नीला दिखेगा, सफेद है ये। सफेद दिखने का कारण क्या है? ये सभी तरंग दैर्ध्य को परावर्तित कर दिया है। सफेद आया, सफेद पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर दिया, इसने कुछ अब्जॉर्ब नहीं किया। ये सफेद दिख रहा है ना, सफेद दिखने का मतलब क्या है? श्वेत प्रकाश आया और इसने पूरे के पूरे श्वेत प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दिया, परावर्तित, कुछ भी अवशोषित ही नहीं किया, इसलिए ये सफेद दिख रहा है। कोई वस्तु काली दिख रही है, काली दिखने का मतलब क्या है? इसने सभी प्रकाश को अवशोषित कर लिया, सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लिया, कुछ भी ये परावर्तित कर ही नहीं रहा, इसलिए काला दिख रहा है। बात समझ गए? तो आदर्श कृष्णिका एक ऐसी कृष्णिका है जो सभी तरंग दैर्ध्य को अवशोषित या उत्सर्जित कर सकती है, और आदर्श कृष्णिका द्वारा होने वाले विकिरण को ही हम लोग कृष्णिका विकिरण कहते हैं। ठीक है, तो शुरू में क्या माना जाता था भाई? शुरू में अगर हम थ्योरेटिकल मीन्स की बात करें तो हम अगर लिम्डा और न्यू के बीच ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा, लेमडा और न्यू के बीच अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। जब हम वस्तु को गर्म करेंगे तो वस्तु को गर्म करने पर अधिक तरंग दैर्ध्य की जो प्रकाश होगी वो अधिक उत्सर्जित होगी, और कम तरंग दैर्ध्य की जो प्रकाश होगी वो कम उत्सर्जित होगी। देखो तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा, घटता जा रहा, तरंग दैर्ध्य घट रहा, आवृत्ति बढ़ रही है, तो आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ उत्सर्जन का मान कम होता जा रहा है। भाई ये टी टेम्परेचर पे है, तो ताप के साथ साथ भाई अधिक तरंग दैर्ध्य वाले का उत्सर्जन अधिक हो रहा है और कम तरंग दैर्ध्य वाले का उत्सर्जन कम हो रहा है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं हो रहा। ये हमारा सैद्धांतिक मान है, थ्योरेटिकल है, ऐसा माना जाता था, ऐसा माना जाता था। भाई विबग्योर हमारा है, श्वेत प्रकाश में क्या है? विबग्योर। विबग्योर में क्या है भाई? विबग्योर में क्या है? विबग्योर में इसकी जो तरंग दैर्ध्य लेमडा सबसे अधिक है और न्यू सबसे कम है, तो मतलब जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा वो अधिक उत्सर्जित होगी। तो जब हम मान लो पदार्थ को गर्म करेंगे, ये हमारा एक पदार्थ है, तो पदार्थ को गर्म करने पर लाल रंग सबसे अधिक उत्सर्जित होगा, फिर लाल के बाद किसकी बारी आएगी? ऑरेंज की बारी आएगी, ऑरेंज के बाद फिर येलो की बारी आएगी, फिर ग्रीन, फिर आपका ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। थ्योरेटिकल मीन ये था कि जिस रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी वो ज्यादा उत्सर्जित होगा, और जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होगी वो कम उत्सर्जित होगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो एक्सपेरिमेंट से ये पता, ये किसको दर्शाती है? ये दर्शाती तरंग गुण को। ये जो सैद्धांतिक मान है ये किसको दर्शाता है? प्रकाश के तरंग गुण को दर्शाता है। ये प्रकाश के तरंग गुण को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा? तरंग गुण को, कि जिस तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी वो अधिक उत्सर्जित होगा, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी वो कम उत्सर्जित होगा। कभी भी जीरो नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा कि उत्सर्जन होगा ही नहीं। किसी वस्तु को गर्म करने पर उत्सर्जन हमेशा ही होगा, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी वो ज्यादा उत्सर्जित होगी, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी वो कम उत्सर्जित होगी। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि पदार्थ उत्सर्जन करे ही ना, कभी नहीं होगा। ये तो थ्योरेटिकल था, ग्राफ ऐसे जा रहा। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल जो है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से जाता है। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से जाता है। तो देखेंगे यहां, तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ कुछ इस तरीके से है। मान लो ये T1 टेम्परेचर पे है और ये T2 टेम्परेचर पे, तो इसमें देखोगे तो भाई जब आप ये लेमडा और ये न्यू है, भाई तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच है, तो शुरू में क्या होता है? शुरू में गर्म करने पर जो कम तरंग दैर्ध्य की विकिरण है या तरंग है उसका उत्सर्जन कम हो रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे जो लेमडा होती है वो मैक्स हो जाती है। मतलब किसी तरंग दैर्ध्य वाली तरंग का उत्सर्जन सबसे अधिक होता है, और यही वस्तु का क्या होता है? रंग होता है।
भाई जिस तरंग दैर्ध्य की तरंग का उत्सर्जन सबसे अधिक होता है उसी रंग की वस्तु दिख रही है। ये नीले रंग के दिखने का मतलब है कि इस रूम में भाई ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश के पड़ने के कारण इसका जो भी टेम्परेचर हो रहा है उस टेम्परेचर पे ये सबसे ज्यादा नीले रंग का उत्सर्जन कर रही है, इस वजह से इसका रंग नीला दिख रहा है। हमारी बॉडी इस टेम्परेचर पे क्रीम कलर का क्या कर रही है, उत्सर्जन कर रही है, ये हमारा रंग हो गया। ये सफेद रंग का मतलब है इस टेम्परेचर पे पूरी की पूरी प्रकाश को ही क्या कर दे रही, उत्सर्जित कर दे रही। तो लेमडा मैक्स का मतलब क्या है, जिस तरंग दैर्ध्य की तरंग का उत्सर्जन सबसे ज्यादा होगा वही वस्तु का रंग होगा। ठीक है, तो वस्तु का रंग जैसी कोई चीज नहीं होती, उसका रंग डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और उसमें उपस्थित केमिकल पे। तो इसका केमिकल है जो नीले रंग को उत्सर्जित कर रहा है, बाकी सबको अवशोषित कर ले रहा है। T2 टेम्परेचर पे भाई इस तरंग दैर्ध्य की तरंग सबसे ज्यादा उत्सर्जित हुई। T1 पे देखो, T1 पे दूसरे तरंग दैर्ध्य की तरंग उत्सर्जित होगी। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, लोहे को शुरू में गर्म करते करते पहले वो ऑरेंज होता है, और टेम्परेचर बढ़ाओगे लाल रंग का दिखने लगता है, और ज्यादा टेम्परेचर करोगे नीले रंग का दिखता है। तो क्या उस समय केवल नीला रंग उत्सर्जित हो रहा है? नहीं, उस समय सभी रंग उत्सर्जित हो रहे हैं। बस है क्या, कुछ कम उत्सर्जित हो रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा। नीला रंग बहुत ज्यादा हो रहा है, बाकी सब थोड़े थोड़े हो रहे हैं। तो एक निश्चित ताप पर भाई किसी एक तरंग दैर्ध्य वाली तरंग ज्यादा उत्सर्जित होती है, बाकी सब कम उत्सर्जित होती है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा, कभी जीरो नहीं होती है। तो लेमडा मैक्स, जिस तरंग के लिए लेमडा मैक्स अधिकतम होगा वही वस्तु का रंग हो जाएगा। बस इतना सा है। ठीक है, तो ये किसको दर्शाती है, ये कण प्रकृति को दर्शाती है। भाई किसको दर्शाती, कण प्रकृति को। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो सैद्धांतिक मान है कुछ इस तरीके का, और जो ये एक्सपेरिमेंटल है ये इस तरीके का। ये क्या है, ये थ्योरेटिकल है, ये क्या है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल है। थ्योरेटिकल वाली किसको शो करती है, वेव नेचर को, और एक्सपेरिमेंटल जो है वो किसको शो करती है, पार्टिकल नेचर को। तो वही थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल कुछ पॉइंट तक, इस पॉइंट तक देखो दोनों सेम है, लेकिन इस पॉइंट के बाद दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। मतलब प्रकाश जो है, प्रकाश के पास पूरे का पूरा तरंग गुण नहीं होता, उसके पास कुछ कण गुण भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। तो आदर्श कृष्णिका भी कण प्रकृति को दर्शाती है, और यहां से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश के पास कण प्रकृति भी होती है। तो आदर्श कृष्णिका के बारे में आपको केवल इतनी बात याद रखनी है, एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी वस्तु जो सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित या उत्सर्जित कर सकती है, आदर्श कृष्णिका कहलाती है, और उसके द्वारा होने वाले विकिरण को ही हम कृष्णिका विकिरण कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आप समझ गए। ओके, तो यहां से ब्लैक बॉडी भी आपकी हो जाती है खत्म। और फिर अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बोर के परमाणु मॉडल की अगले लेक्चर में। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय।